हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम जो है लेक्चर नंबर 1 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट में लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन, कैलकुलस की डेफिनेशन देखी है कि कैलकुलस की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने रियल नंबर की बात की थी कि रियल नंबर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं, उसके सेट में आते हैं। रियल नंबर के लिए हमने फिर रियल लाइन को चेक किया था कि हम जितने भी रियल नंबर हैं उनकी प्लॉटिंग के लिए या उनको ग्राफिकली शो करने के लिए हम रियल लाइन जो है उसको यूज़ करते हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम आ गए थे रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने रूल ऑफ इनइक्वालिटीज़ के ऊपर हमने काम किया था कि हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अभी जो आपके सामने स्लाइड है इसके अंदर इनइक्वालिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है सारा। इसके बाद हमने इंटरवल डिस्कस किया था कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरवल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फाइनाइट इंटरवल होगा या इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसके अंदर मजीद 4 टाइप देखी थी कि ओपन, हाफ ओपन हमने देखा था, क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल है और हाफ ओपन इंटरवल है। ठीक है, इन सब की जो है यहाँ इस डायग्राम के अंदर सबकी डिटेल या इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ओपन इंटरवल हमारे पास अगर सेट डिस्क्रिप्शन में देखें तो इस तरीके से लिखा होगा। अगर हम नोटेशन देखें तो ये जो पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इससे हम इनको शो करते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले क्लास के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और उनके हमने रियल लाइन ड्रॉ की थी, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं आपके सामने सॉल्यूशन के साथ। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि वो नंबर प्लस और माइनस दोनों में से कोई सी भी वैल्यू उसकी हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड x इज इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा x जो है वो प्लस माइनस a के बराबर होगा। मतलब कि x की जो वैल्यू वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो जब हम मॉड लगाते हैं तो हम मॉड के अंदर फिर माइनस को ओमिट कर लेते हैं और इग्नोर कर लेते हैं। फिर कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज के अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो हमें फिर अपने क्वेश्चन के साथ प्लस और माइनस लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस को हमने शो कर दिया है कि ये 7 जो है प्लस या माइनस कोई सा भी हो सकता है। अब अगर एक इक्वेशन के आंसर प्लस या माइनस में है, दो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब हम उसको अलग अलग रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज या दो आंसर आते हैं, इसी तरीके से मॉड के केस में भी हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं। उसके बाद इसकी प्लॉटिंग है एब्सोल्यूट वैल्यूज की, और हमने अपने लेक्चर 1 के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पे जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स और वाई एक्सिस की हम बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। इससे आप फेमिलियर हैं, शायद आपको याद भी हो कि हमने अभी तक अपने इंटर के अंदर जो भी प्लॉटिंग करते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, पॉइंट्स इन द प्लेन कैन बी आइडेंटिफाई विद ऑर्डर पेयर्स। तो ये हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे हमें दो वैल्यूज चाहिए होती है, एक्स और वाई। तो पहला जो पॉइंट ये लिखा है कि हमारे पास जो भी पॉइंट होंगे किसी प्लेन के ऊपर, प्लेन का मतलब ये है कि आपके पास एक ग्राफ शीट है, वो आपकी प्लेन है, उस पर आप एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो कोई भी नंबर है या उसके ऊपर अगर आप एक डॉट भी लगाते हैं ग्राफ के ऊपर तो उसकी भी दो वैल्यूज होंगे, एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसी चीज़ का लिखा है कि हमारे पास एक पेयर होता है, एक्स और वाई की दो वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जिनकी मदद से अपना कोई सा भी पॉइंट जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Two perpendicular coordinate line that intersect at the 0 point of each line are called coordinate axis। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस की ही बात कर रहा है ये कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक्स से शो करते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहा जाता है, उसको वाई से शो करते हैं। और आपको ये भी पता है कि अब
अपवर्ड डायरेक्शन में y पॉजिटिव होता है, डाउन जाएंगे y एक्सिस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से x एक्सिस जो है वो राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उसकी, और 0 से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो वो माइनस में वैल्यूज शो करना शुरू कर देता है। सेंटर को हम ओरिजिन कहते हैं और उसको ओ से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है, इनको जस्ट हम रिव्यू कर। जो हमने अभी थ्योरेटिकल वहाँ पे पार्ट लिखे थे उन्हीं को यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास ये एक्सिस बनाए हुए हैं, पॉजिटिव एक्सिस शो हो रहा है, नेगेटिव एक्सिस शो हो रहा है, ओरिजिन को शो कर रहा है। ये हमारे पास पॉइंट है जिसका उसने लिखा है ना कि पेयर वैल्यूज होंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास पेयर वैल्यूज है। किसी एक पॉइंट को हम इन दो वैल्यूज की मदद से बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे मौजूद है। Cartesian coordinate system, the order pair is assigned to the point P and is called its coordinate pair। ठीक है, इसको हमने जो भी हमारे पास पॉइंट होगा उनको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे डायग्राम में हमने दिया हुआ है P, A एंड B। एक पॉइंट P है जिसके दो कोऑर्डिनेट हैं A और B। द फर्स्ट नंबर A इज द x कोऑर्डिनेट, और हम इसको एब्सिसा भी कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी, या तो आप x वैल्यू कहते हैं x कोऑर्डिनेट, या आप एब्सिसा कहते हैं इसको। और जो फर्स्ट होगी वो x है बाय डिफॉल्ट पे है क्या, जो पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू वो x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। सेकंड नंबर इज y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, हम सिर्फ इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं या y कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0। ये चीज़ आपको पता है कि अगर आप इस ग्राफ पे आ जाए तो ये जो एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, और अगर आपका कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x की सारी वैल्यूज 0 होती है। मतलब ये कि अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ पर है, सही है, y एक्सिस पे, तो इसकी अगर हम शो करना चाहेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0, y। 0 मतलब कि x इस जगह पे x 0 है और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और अगर आपका पॉइंट यहाँ पर कहीं है तो यहाँ पे x, 0 इसका वैल्यू आएगी, क्योंकि y एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, द ओरिजिन इज द पॉइंट 0 0। ओरिजिन के ऊपर x और y दोनों 0 होते हैं। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम आप इससे बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हैं, आपने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है और अभी हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेंट की भी आपको आइडिया होगा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आगे पिक्चर के अंदर क्वाड्रेंट भी शो किए हुए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x माइनस होगा और y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं x और y की, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आके x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव होगा। इंक्रीमेंट एंड स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्लेन टू अनदर पॉइंट। अगर आप एक पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो ये अब इंक्रीमेंट जो होगा उस इंक्रीमेंट को आप जो है एक्स और वाई दोनों में शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था और उसकी वैल्यू ये थी, और हमने इसको ड्रैग करके मूव कर दिया यहाँ पे, तो 2 एंड 5 यहाँ पे इसके पॉइंट्स हमें 2 एंड 5 मिल गया ग्राफ के ऊपर। ये सारे ग्राफ है आपके पास, एक ग्राफ के ऊपर आपको वैल्यूज ग्राफ देख के पता चल जाता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती वैल्यूज के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने शिफ्ट किया है तो अब इसके अंदर आपने एक्स एक्सिस में भी इंक्रीमेंट किया है और वाई एक्सिस में भी इंक्रीमेंट किया है। अब एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ है उसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे, और उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों एक्स की वैल्यूज को माइनस करते हो। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि हम x2 माइनस x1 करते थे और y को मालूम करने के लिए y2 माइनस y1 करते थे। तो ये जो फार्मूला है x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1, ये हमें इंक्रीमेंट बताता है कि हमारे पास कितना शिफ्ट हुआ है हमारा पॉइंट, एक्स एक्सिस में कितना शिफ्ट हुआ है और वाई एक्सिस में कितना शिफ्ट हुआ है। अब हम देख लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पर यही लिखा है कि अगर एक्स का इंक्रीमेंट मालूम करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे और वाई के इंक्रीमेंट के लिए हम
y2 माइनस y1 का फार्मूला लगाएंगे और इंक्रीमेंट मालूम कर लेंगे। ये एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा। स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। स्लोप भी आप लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं, स्लोप वही फार्मूला है इसका हमारे पास। एम क्या होता है, एम हम स्लोप को शो करने के लिए यूज करते हैं, और ये हमें जो है बताता है ट्रेंड क्या है हमारी लाइन का। जो हमारी लाइन है वो राइजिंग हो रही है, डाउन हो रही है, कर्व है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम स्लोप निकालते हैं। सही। और स्लोप का फार्मूला आपको पता है, ये है, आप इस फार्मूले से फेमिलियर होंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये y2 माइनस y1 असल में क्या है, चेंज इन y बता रहा है। डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y, और डेल्टा x मतलब कि चेंज इन x। तो इन दोनों के चेंज का जो डिवाइड करने से हमें स्लोप मिल जाता है। तो स्लोप हमें बता रहा होता है कि हमारी लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। The direction and steepness of a line can also be measured with an angle। ठीक है। स्लोप के बाद हमारे पास दूसरी चीज जो आती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये एंगल भी हमें जो है डायरेक्शन बता रहा होता है हमारी लाइन की। अगर आपके पास स्लोप नहीं है तो आप एंगल से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो हम स्लोप के लिए एक और फार्मूला यूज करते थे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा जो थीटा था वहाँ पे वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था, वो आपकी लाइन की डायरेक्शन बताता है। और इसके अंदर सिर्फ रूल क्या होता है, इसके अंदर रूल ये होता है कि आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस से अपवर्ड स्टार्ट होगा। सही है। जैसे अगर आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया है तो आप उसको हमेशा यहाँ से चेक करोगे, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे। आप इसको यूं इस तरीके से रिवर्स में कभी भी काउंट नहीं करोगे इस एंगल को। अगर आपकी लाइन का एंगल दिया है कि आपकी लाइन जो 30 एंगल के ऊपर है तो आप 30 के एंगल यहाँ से चेक करेंगे। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 दिया है तो आप यहाँ से ही इसी तरीके से काउंट करोगे, रिवर्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये इसका रूल है। स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। स्लोप निकालने का फार्मूला हमें मालूम है, हमने दोनों वैल्यूज को, दोनों के चेंज मालूम करना है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। हमारे पास स्लोप आ गया। We can use this slope with either of the two given point in the point slope equation। हमारे पास एक point slope equation भी थी। तो ये वही क्वेश्चन क्या थी, y is equal to mx plus c। ठीक, वो आगे चल के आगे हम उसको दोबारा देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, with x1 and y1 हमारे पास इक्वेशन बनती है -1 + 1 डॉट x माइनस -2। ठीक है, इसने क्या किया अभी यहाँ पर कि y की जो लाइन की इक्वेशन थी उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस इन एग्जांपल के ऊपर पहले मैं वो फार्मूला आपको दिखा दूं, फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास स्लोप हमें मिल गया 1, और हमारे पास दो पॉइंट थे, -2 -1। ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट। और इसका स्लोप स्लोप क्या बता रहा था कि 1 का स्लोप यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस को यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है और x एक्सिस को यहाँ भी क्रॉस कर रहा है। इससे हमें पता चल गया कि हमारी लाइन की डायरेक्शन इस तरीके से, इसका स्लोप जो है वो इस फॉर्मेट पे जा रहा है। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है जिससे आप फेमिलियर है। mx प्लस सी इससे पहले हम पढ़ते थे, यहाँ पे इसको mx प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि ये बी है क्या चीज। m स्लोप को कहते हैं, x हमारे पास x की पॉइंट x होगा, x की वैल्यू होगी, और b हमारे पास जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। The equation y is equal to mx plus b is called the slope intercept equation of the line with slope m and y-intercept b। Line with equation of the form y is equal to mx। अगर सिर्फ mx लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि y-intercept 0 है, और जब y-intercept 0 होगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे x y की वैल्यू 0 हो जाती है।
ठीक है, आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की यहाँ डेफिनेशन बताइए, जो कि हम जो है लीनियर इक्वेशन को स्टडी करेंगे अपने आगे नए कोर्सेज के अंदर, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स होगा वहाँ पे हम इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। वैसे लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जितने भी मैथमेटिकल कोर्सेज होंगे या कैलकुलेशन के कोर्सेज होंगे उनके अंदर लीनियर इक्वेशन को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। फाइंडिंग द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपके पास इक्वेशन यहाँ पर गिवन और आपको स्लोप मालूम करना है और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देख लेंगे। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद इससे सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन, इससे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ चुके हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सॉल्व पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, हमारे पास स्लोप की मदद से हम जो है लाइंस का भी पता करते थे कि वो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं, या दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका हमारे पास एक रिलेशन होता था। लाइन दैट आर पैरेलल हैव इक्वल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो दे हैव द सेम स्लोप। अगर दो लाइन का स्लोप सेम आ जाए, दो अलग अलग लाइन्स थी उनका स्लोप सेम आ जाए, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, m1 स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। if two non-vertical line m1 m2 are perpendicular, their slope m1 and m2 satisfy this equation, m1 into m2 is equal to -1। अगर दो इक्वेशन परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। तो स्लोप की मदद से हम अपनी लाइन की परपेंडिकुलर भी चेक कर सकते हैं और पैरेलल लाइंस को भी चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस एंड सर्कल इन द प्लेन से ये फार्मूलाज भी आपके लिए पुराने न्यू नहीं है, आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर चुके हो। ठीक है, डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, तो आप जैसे इसको रिव्यू करना है, इसको देखना है, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है सर्कल का। ये सर्कल क्या है, अगर आपको याद हो, सर्कल के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन होती थी। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास ये फार्मूला है, और एक हमारे पास होता है जिसको हम यूनिट सर्कल का फार्मूला कहते हैं। तो यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि अगर आपका रेडियस 1 है तो आपका जो जनरल इक्वेशन है वो शॉर्ट होकर हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद इतनी सी इक्वेशन बन जाती है। तो ये दोनों इक्वेशन सर्कल की है। ये इक्वेशन है यूनिट सर्कल की जिसमें रेडियस 1 होगा, और इसके अंदर आपका रेडियस जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। डिस्टेंस इन सर्कल इन द प्लेन एक एग्जांपल है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आपको, आपने जो है सेंटर मालूम करना है एच एंड के और रेडियस मालूम करना है। सॉल्यूशन और इसके पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन साथ में गिवन है, आप इसको रीड करें, इसको देखें। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम इसको क्लास में दोबारा से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे पास ये डायग्राम जो है इसी एग्जांपल की है। ठीक है, फंक्शन एंड देयर ग्राफ। चलिए, तो अब हम अपना एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको हम रीड अगर करें तो इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन है क्या? फंक्शन आर द मेजर ऑब्जेक्ट वी डील विद in calculus because they are key to describing the real world in mathematical terms। ये फंक्शन की मदद से हम जो है अपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डोमेन और रेंज, सही है। ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आपकी इनपुट की, इनपुट यहाँ पे क्या होगा, y आपका आउटपुट है, इनपुट आपका x है।
तो x की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपकी डोमेन कहलाएगी। रेंज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f of x as x varies is called the range of the function। और वो वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज जिनके ऊपर आप अपने x की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो एक रेंज के अंदर। आपके डोमेन में बहुत सारी वैल्यूज हैं, सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन सेट ऑफ लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज के अंदर सिर्फ आपकी वो वैल्यूज होंगी जिनके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो रही है बात? इनफाइनाइट आपका फंक्शन होगा हो जाएगा तो उस वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो डोमेन और रेंज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वो सारी वैल्यूज जिनके ऊपर आपका फंक्शन कोई आउटपुट जनरेट करे या आपके फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट ना हो जाए तो उसको हम रेंज कहेंगे। और डोमेन जो है वो आपकी रेंज है वो डोमेन के अंदर से ही निकलेगी। तो यूँ समझ लें कि आपका डोमेन एक बिग एरिया है और उसके अंदर रेंज एक छोटा पार्ट है उसका। फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ठीक है। अभी हमने डोमेन और रेंज की बात की है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके अंदर उनके डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की x की वैल्यू जो है माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है और इनफाइनाइट तक है हमारे पास। और रेंज, अगर रेंज देखें तो रेंज हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है। अब 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास क्यों आई? क्योंकि हमारे पास अगर -1 भी रखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर हम +1 रखें वैल्यू में तब भी 1 आएगा क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर। x की सारी नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी इस स्क्वायर की वजह से। तो हमारा फंक्शन जो है सिर्फ इन वैल्यूज के ऊपर ही समझ लो कि जो आपका रिजल्ट इन वैल्यूज पे है वही इस पूरे डोमेन के ऊपर भी आएगा। माइनस की वैल्यूज का कोई इफेक्ट आपके इस फंक्शन पे नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी रेंज क्या बनेगी? 0 टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस की वैल्यूज इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही। तो वही माइनस की वैल्यू से भी वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो कि आपको प्लस की वैल्यूज रखने से मिल रहा है। सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर आपको याद हो कि इन पेरेंथेसिस का मतलब क्या होता था? इन पेरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि हमने इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के दरमियान के नंबर हम डाल सकते हैं इस जगह पे x की वैल्यू की जगह पे, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और 0 को पुट नहीं करेंगे। इसलिए इसने यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग किया है, नहीं तो इसी तरीके से डायरेक्ट लिख सकते थे ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है और 0 जब भी आप इसमें पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा आपका फंक्शन। इसलिए हमने इसको इस तरीके से मेंशन किया, यहाँ पे शो किया। तो 0 के अलावा बाकी सारे नंबर जो है वो हमारे डोमेन में आएंगे। अब रेंज के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब हमारा ये फंक्शन जो है इन वैल्यूज के ऊपर नेगेटिव में आंसर देगा, इसलिए हमारी रेंज भी यही है जो डोमेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 2 में हमारी डोमेन और रेंज सेम आ रही है। पार्ट 3 में भी सेम है हमारे पास। अच्छा, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसकी डोमेन हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी क्यों बन रहा है? डोमेन हमारे पास इन्फिनिटी 0 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यूज होंगी तो वो रूट हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जाते हैं, आप आयोटा लगा देते हैं माइनस माइनस की वजह से। तो रूट में अगर माइनस होगा तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा डोमेन जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी प्लस की वैल्यूज में ही होगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब आप इस 0 को इंक्लूड कर रहे हैं इसके डोमेन में। और इन्फिनिटी के लिए आपने पैरेंथेसिस लगाया, मतलब ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, डोमेन रेंज भी इसकी सेम है। यहाँ पर इस पार्ट को देखें तो √4 - 1, ठीक है। अब इसकी रेंज जो है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 4 तक की है और डोमेन जो आ रहा है, तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 4 तक क्यों आ रहा है? कि अगर आपकी वैल्यू माइनस में होंगी तो इस रूट को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? अच्छा, आपके पास एक्स की वैल्यू जो है माइनस में होंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर।
और आप 4 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे डाल नहीं सकते। ठीक है, क्लियर होगी बात। आप लिख के मैं जरा बता दूं कि हमारे पास ये क्वेश्चन ये बता रही है कि हमारे पास रूट के अंदर 4 माइनस ये चीज पहले से मौजूद है। अब x की वैल्यू अगर आप माइनस की डालेंगे तो वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने x की वैल्यू -5 रखी है तो अब ये माइनस इंटू माइनस +5 हो जाएगा, तो 4 + 5 9 हो जाएगा और √9 की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने माइनस इन्फिनिटी से के माइनस के सारे नंबर इंक्लूड किए हैं, लेकिन प्लस के अंदर हम सिर्फ 4 तक जा रहे हैं। प्लस में 4 तक क्यों जा रहे हैं कि अगर आपके पास प्लस में x की वैल्यू आप प्लस में 5 ले लेते हैं, प्लस का 5, तो अब ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो 4 - 5 -1 हो जाएगा। फिर माइनस का रूट जो है आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपने जो है आप अपने डोमेन क्या बनाया -∞ to 4 और 4 इंक्लूडेड है। ये आपकी ब्रैकेट आपको बता रही है कि 4 इंक्लूडेड है, आप 4 भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन 4 से बड़ी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर होगी यहाँ तक? तो इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन तो ये बन रही है और इसकी रेंज कि हम वैल्यूज कौन सी उठा सकते हैं वो यहाँ पर हमारे पास गिवन। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को देखेंगे। फंक्शन एंड देयर ग्राफ, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है y=x², उसके ऊपर हमने जो है ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ इसके बाद वाली डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है। तो इस स्लाइड को आप देखेंगे, ये आपका टास्क है। आप जब वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो इन चीज़ों को आपने सॉल्व करना है और कुछ क्वेश्चन कोई थ्योरी होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। इसके बाद हमारे पास ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ग्राफ हमने किस तरीके से बनाना है, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 20 एंड 45 डेज। हमारे पास एक ग्राफ, ये गिवन ग्राफ है। ठीक है, आपको ये डेटा दिया गया है और आपको डेटा देने के बाद कहा गया है कि आप पॉपुलेशन मालूम करो आफ्टर 20 एंड 45 डेज। 20 डेज के ऊपर ये टाइम जो डेज में है और ये पॉपुलेशन है, तो 20 के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, वाई की, तो वाई की 100 मिल रही है। तो 20 पे आपके पास यहाँ पे लिखा है कि वी सी फ्रॉम द फिगर 1.26, इस फिगर से हमें नजर आ रहा है कि 20 डेज के ऊपर हमें 100 मिलेगा और 45 हमारे पास जो 40 और 50 के बीच में यहाँ पर है, ये वाली लाइन है। और ये हमारी जो है 350 से थोड़ा सा कम है और 300 से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक आइडियली हमने इसकी वैल्यू जो निकाली है वो 345 निकाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास 340 निकाली है। ठीक है, 45 डेज की हमने 340 निकाली है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन इन वर्डिंग लिखा हुआ है आपके पास। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ द पॉपुलेशन फंक्शन ओवर द टाइम इंटरवल। इस इंटरवल के ऊपर आपकी रेंज क्या होगी, उस रेंज को भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन न्यूमेरिकली, सही है। फंक्शन को न्यूमेरिकली कैसे शो कर सकते हैं, वी हैव सीन हाउ अ फंक्शन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली बाय अ फार्मूला एंड विजुअली बाय अ ग्राफ। हमने अभी तक जो एग्जांपल प्रीवियस देखी थी उसके अंदर हमने अलजेब्रिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया था, प्लॉट बनाया था ग्राफ का। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल दिया हो, ठीक है, तो इस टेबल को देखते हुए आप जो है इसका फंक्शन या इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका फंक्शन कैसे मालूम करोगे। आपको ये टेबल दिया हुआ है एज अ क्वेश्चन और आपको कहा जा रहा है कि इसका फंक्शन मालूम करें या ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ की प्लॉटिंग आप कैसे करेंगे। तो ये आपके पास टाइम और प्रेशर दो डेटा है, तो इनके ऊपर आपने पूरा प्लॉट बनाना है, तो यहाँ से आपने इसकी इक्वेशन ड्राइव करके इसका फंक्शन बनाना है। तो अभी इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हम किस तरीके से फंक्शन डिफाइन करेंगे वैल्यू से। तो इन वैल्यूज से आप जो है एक ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ फिर आपका जो है फंक्शन बन जाएगा कि ग्राफ जो है आपका फंक्शन की वैल्यू बताएगा। फंक्शन के अंदर हमारे पास अक्सर इस तरीके से आपने स्टेटमेंट देखी होगी, सही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास एक्स की दो कंडीशन है, इस चीज को हम कहते हैं पीस फाई
पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के हम अपने फंक्शन को दो हिस्सों में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 x ही रहेगा। तो ये x की वैल्यू x पॉजिटिव x रहेंगी और अगर x की वैल्यू आप लेस देन 0 करते हो तो माइनस x हो जाएंगी। तो आप दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इसलिए हमने इसको पीस वाइज कह दिया। और अगर आप इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो क्योंकि x है हमारे पास और आपके पास यहाँ पे ये बता रहा है कि x जो है अगर पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसका ग्राफ हमारे पास सेम इस तरीके से ही बनेगा कि पॉजिटिव की वैल्यूज के ऊपर x जो है लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा और नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता चला जाएगा। ग्राफिंग पीस वाइज फंक्शन, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स कब होगा? जब उसकी वैल्यूज लेस देन 0 होंगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कब एक्स स्क्वायर होगा? जब 0 और 1 के दरमियान की कोई वैल्यूज होंगी। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, 1 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएंगी। अब इसका प्लॉट बनाना है। फिर इसका प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर माइनस एक्स हमें तब मिलेगा जब लेस देन 0 होंगी वैल्यू। तो हम 0 से अगर -1 है तो इसका मतलब हमें क्या वैल्यू मिलेगी? -1 मिलेगी। 2 के ऊपर -2 मिलेगी क्योंकि ये बता रहा है कि नेगेटिव या 0 से कम की वैल्यू पे आपका फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन तो हमें यही बता रही है कि भाई ये सारा नेगेटिव फंक्शन है। एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बता रही है कि हमारे पास जो है 0 और 1 के दरमियान एक्स स्क्वायर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि आप जब 0 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में तो 0 आंसर मिलेगा। जब आप 1 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करते करते आप 1 तक जाते हैं। तो अगर आप 0.1, 0.2 पे वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो ग्राफ है उसके अंदर इसी तरीके से थोड़ा सा जो है कर्व बनेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कर्व बनाया है कि आपकी जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा कर्व को शो करता है। सिंपल एक्स स्ट्रेट लाइन को शो करता है और एक्स के ऊपर कोई पावर आ जाए तो वो उसका मतलब है कर्व की इक्वेशन है, कर्व को शो कर। इसलिए यहाँ पे कर्व बनाया है और यहाँ पर 1 कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फंक्शन जो है हमेशा 1 रहेगा। तो जैसे ही 1 तक हमने कर्व बनाया, 1 के बाद हमने स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पे वाई की सारी वैल्यूज 1 है, एक्स की वैल्यूज चेंज होती जा रही है लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास फंक्शन टाइप है। तो ये फंक्शन टाइप हमारे चैप्टर लेक्चर नंबर 3 का ऐसा है। यहाँ पे सिर्फ आपको इनके नाम बताने और ये बताना था कि नया टॉपिक हमारा जो है फंक्शन की टाइप्स के ऊपर है। हमारे पास 9 टाइप्स है फंक्शन की। हम इन 9 टाइप को देखेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे, इनकी क्वेश्चन को देखेंगे और जो अगर कोई एग्जाम्पल होगी तो हम उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लेक्चर अपना सुनेंगे और अगर कोई कंफ्यूजन होगी, कोई चीज़ होगी तो हम इसको क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो टास्क मैंने आपको ज्योग्राफी का लेक्चर दिए हैं आपने वो परफॉर्म करना है। एट द एंड में आपसे वो एज असाइनमेंट जो सारे टास्क आपसे कलेक्ट कर। तो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।